नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 26 फरवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, उन्होंने एक हिंदू सुधार संगठन आर्य समाज की स्थापना की। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है स्वामी दयानंद सरस्वती की, और आप सभी को पता है कि उनके द्वारा 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, उन्होंने एक ईश्वर पर जोर दिया और मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। उनके द्वारा एक ईश्वर पर जोर दिया गया था और वे मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, उन्होंने कई किताबें लिखी, उनका प्रमुख योगदान कर्मयोगी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उनके द्वारा कर्मयोगी नाम से कोई भी पुस्तक नहीं लिखी गई है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह गलत है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पहला और दूसरा कथन ही सही है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि 26 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाती है, और इसी को आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, एक विशिष्ट परमाणु रिएक्टर में बनने वाले सबसे आम प्लूटोनियम समस्थानिक का नाम विखंडनीय प्लूटोनियम 239 है। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आपको यह ध्यान में रखना है कि Pu 239 तब उत्पन्न होता है जब यूरेनियम का सबसे समान आइसोटोप यानी कि यूरेनियम 238 एक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है और फिर जल्दी से प्लूटोनियम में बदल जाता है। और यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि Pu 239 परमाणु हथियार बनाने में सबसे ज्यादा उपयोगी है, और यह लगभग सभी ऑपरेटिंग परमाणु रिएक्टरों में अलग अलग मात्रा में उत्पादित होता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, प्लूटोनियम 244 प्लूटोनियम का सबसे स्थिर समस्थानिक है, यानी कि सबसे स्थिर आइसोटोप है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि प्लूटोनियम 244 प्लूटोनियम का सबसे अधिक अस्थायी समस्थानिक होता है, और इसका अर्ध आयुकाल 8 करोड़ वर्ष का होता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, रेडिएशन स्पाइक इन चेर्नोबिल यूक्रेन। तो जैसा कि आपने कल ही सुना होगा कि रसिया के द्वारा चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अपना कंट्रोल कर लिया गया है, और इसी को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। यहाँ पर जो फिगर है वहां पर इस बात की चर्चा की गई है कि यूक्रेन में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पाए जाते हैं। और इस न्यूज के चलते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। मैप से जुड़े हुए न्यूज भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इसको भी ध्यान से देख लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमोनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, सल्फ्यूरिक एसिड के बाद अमोनिया दुनिया में उत्पादित दूसरा सबसे बड़ा रासायनिक उत्पाद है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आप सभी जानते हैं कि अमोनिया का जो यूज है वह अलग अलग इंडस्ट्री में होता है। यहां पर अमोनिया का इस्तेमाल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में होता है, यानी कि गंदे पानी को साफ करने में होता है। लेदर इंडस्ट्री में होता है, यानी कि चमड़ा उद्योग में होता है। रबड़ इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। इसके साथ साथ अमोनिया का जो सबसे ज्यादा यूज है वह कृषि में होता है। तो इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं अलग अलग माध्यम से, और इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड के बाद अमोनिया दुनिया में उत्पादित दूसरा सबसे बड़ा रासायनिक उत्पाद बन जाता है।
यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, उत्पादित अधिकांश अमोनिया का उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना भी अमोनिया उत्पादित होता है उसमें से लगभग 90% अमोनिया एग्रीकल्चर में यानी कि कृषि में उपयोग किया जाता है। यह जो है कृषि में रासायनिक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसीलिए इसका डिमांड कृषि में बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, अमोनिया का उपयोग अपशिष्ट जल उपचार में, एनेस्थेटिक के रूप में और प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अमोनिया का उपयोग एनेस्थेटिक के रूप में नहीं किया जाता। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह गलत है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पहला और दूसरा कथन ही सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, इंडिया सेड टू आई रूपी ट्रेड टू ऑफसेट सेक्शन ऑन रसिया। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि रूस के ऊपर जो अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों के द्वारा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसका असर भारत पर दिखेगा, खास करके अमोनिया के व्यापार में। आप सभी जानते हैं कि रसिया से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर का आयात किया जाता है और यहाँ पर इसको देखते हुए भारत जो है थोड़ा बहुत चिंतित भी दिखाई देता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्नैपबैक मैकेनिज्म का सर्वोत्तम विवरण है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम स्नैपबैक मैकेनिज्म की बात करें तो इसका उपयोग ईरान के संबंध से किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए अमेरिका और अन्य देशों के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे और यहाँ पर जब ईरान के साथ इन देशों की बातचीत हुई और जब यहाँ पर समझौता हुआ ईरान और इन देशों के बीच में, तो यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए और यहाँ पर ईरान के द्वारा यह वादा किया गया कि वह परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जो मैकेनिज्म यहाँ पर तैयार किया गया उसमें एक क्लॉज को जोड़ा गया जिसमें यह कहा गया कि अगर ईरान अपने किए गए वादे से मुकरता है तो यहाँ पर जो रियायतें यहाँ पर दी जा रही हैं इन देशों के द्वारा वह वापस हो जाएंगे, यानी कि वापस फिर से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है स्नैपबैक मैकेनिज्म। मतलब कि जो संधि आप कर रहे हैं अगर आप उसे नहीं मानते हैं तो यहां पर जो प्रतिबंध हैं वह फिर से ऑटोमेटिकली वापस आ जाएंगे। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान पर एक तरफा प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई एक प्रक्रिया, यह सही तरीके से स्नैपबैक मैकेनिज्म का सर्वोत्तम विवरण है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, इंडिया सीक्स यूरिया ट्रेड विथ ईरान इन रुपीज। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 2019 में यूएस के द्वारा भारत पर यह प्रेशर बनाया गया था कि वह ईरान से यूरिया का इंपोर्ट कम कर दे और इसको देखते हुए भारत के द्वारा ईरान से यूरिया के इंपोर्ट को कम कर दिया गया, यानी कि उसके आयात को कम कर दिया गया और यहां पर भारत चाइना, यूक्रेन और रूसिया से यूरिया को आयात करने लगा। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि अब भारत फिर से ईरान से यूरिया का आयात शुरू कर सकता है और यहां पर जो ट्रेड होगा ईरान और इंडिया के बीच में वह रुपीज में होगा, डॉलर में नहीं होगा, जिससे कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ईरान पर उससे भी बचा जा सके। तो यहां पर जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है उसके कारण जो यूरिया और अन्य खाद्य हैं उनका जो दाम है वो बढ़ते जा रहा है और इसको देखते हुए भारत के द्वारा यह फैसला लिया गया है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आइए देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। तो ये कथन पूरी तरीके से सही है।
आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 128, जिसमें यह बात हूबहू लिखी गई है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, भारत में किसी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय की पुनः विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय जो अपने निर्णय हैं उनका रिव्यू कर सकता है, उसी तरीके से उच्च न्यायालय भी अपने द्वारा लिए गए निर्णय का रिव्यू कर सकता है, जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं लचित बोरफुकन के ऊपर। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर लचित बोरफुकन को लेकर के बहुत सारी बातें बताई गई हैं। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को अहोम जर्नल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया और यहां पर एक युद्ध स्मारक और महान कमांडर की 150 फुट की कांस्य प्रतिमा का नींव रखा। अगर हम लचित बोरफुकन की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति थे। उन्हें 1671 में लड़े गए सरायघाट की लड़ाई के उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि 1671 ईस्वी में मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच हुई लड़ाई को सरायघाट का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह लड़ाई इसलिए लड़ा गया था क्योंकि लचित ने मुगलों के कब्जे से गुवाहाटी को छुड़ाकर उस पर फिर से अपना अधिकार कर लिया था और उन्हें गुवाहाटी के बाहर धकेल दिया था। और फिर से गुवाहाटी को पाने के लिए मुगलों के द्वारा अहोम साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गया था। और यहाँ पर इस युद्ध में लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम साम्राज्य की सेनाओं ने मुगलों को हरा दिया था। और उसी लड़ाई को ध्यान में रखते हुए लचित बोरफुकन को याद किया जाता है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 1671 की लड़ाई के पहले 1669 में भी एक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे कि आला बोई की लड़ाई से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 1669 में अहोम और मुगलों के बीच में आला बोई की लड़ाई हुई थी, जिसमें अहोमों को गंभीर पराजय का सामना करना पड़ा था। उनके हजारों सैनिक मारे गए थे और यहाँ पर मुगलों का जो शासन था वह इस इलाके में स्थापित हो गया था। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा भी इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अल्लाबोई में भारी नुकसान के बाद भी सिर्फ 2 वर्षों में लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम साम्राज्य की सेनाओं ने बहुत ही कम समय में अपनी तैयारी को बढ़ाया और उसके बाद 1671 में सरायघाट की लड़ाई में मुगलों को परास्त कर दिया। तो मात्र 2 वर्षों के बाद ही यहाँ पर लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम साम्राज्य की सेनाओं ने मुगलों को हराया और गुवाहाटी को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। तो ये दोनों लड़ाइयों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।